हम करने लगे हैं एरिथमियाज। ठीक है, जैसे हमने ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया पढ़ना है। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट लेस देन 60 होता है। ठीक है, इट कुड भी सिंपल ब्रेडिकार्डिया या फिर कोई ना कोई अंडरलाइंग हार्ट ब्लॉक चल रहा होगा। ठीक है, और हमें पता है नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 होता है। लेस देन 60 होगा तो वो ब्रेडी में होगा, मोर देन 100 होगा तो टैकी में होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो क्यूप्रस जो है वो उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है या फिर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है। ठीक है, अब क्यूरस की ड्यूरेशन लेस देन 120 होगी तो वो नैरो कॉम्प्लेक्स होता है, मोर देन 120 होगी तो वो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया जो है उसमें हमारे पास फर्दर आता है एसवीटी, एट्रियल फ्लटर या फिर साइनस टैकीकार्डिया। ठीक है, और हमारे पास जो है ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में आता है वीटी, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया या फिर वीफिब। ठीक है, जो मेन डिफरेंस है वो आपने याद रखना है एसवीटी में। ठीक है, और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर जो है ना वो एसवीटी है कि वीटी है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि एसवीटी है कि वीटी था। ठीक है, जब हम रिसर्च में पेशेंट्स देख रहे होते हैं तो फिर एसवीटी है या फिर वीटी है। ठीक है, एसवीटी जो है वो हमेशा नैरो कॉम्प्लेक्स में आता है, जो वीटी है वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है वो हमेशा ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में आता है। ठीक है, इसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वीटी है कि वीफिब है। ठीक है, तो वीफिब आ जाता है हमारे पास, दोनों आते हैं वीटी वीफिब आते हैं ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में, नैरो कॉम्प्लेक्स है एसवीटी। ठीक है, प्लस एट्रियल फ्लटर प्लस साइनस टैकी, जो नॉर्मल टैकी है वो हमेशा नैरो कॉम्प्लेक्स ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कार्डिक एरिथमियाज की डेफिनेशन। Disturbance in electrical rhythm of heart caused by structural heart disease, conduction abnormalities और depolarization circuits। ठीक है, कार्डिक एरिथमियाज की जो है वो की जो है अंडरलाइन जो है कोई भी कॉज वो हो सकती है स्ट्रक्चरल कोई भी हार्ट डिजीज़, कंडक्शन में मसला। ठीक है, जैसे आईवी ब्लॉक्स वगैरह आ जाते हैं और डिपोलराइजेशन सर्किट आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास होता है साइनस रिदम जो है वो, साइनस रिदम के लिए हमेशा जो पेसमेकर है वो ऐसे नोड होता है, द रिदम इन विच पी वेव्स आर अपराइट इन लीड 1 and 2 बट इन्वर्टेड इन लीड AVR एंड V1 सच एज नॉर्मल। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है कि साइनस रिदम में हमेशा जो है वो पेसमेकर हमेशा ऐसे नोड ही होता है। ठीक है, और द रिदम इन विच पी वेव्स अपराइट इन लीड 1 and 2 हमेशा हमें पता है अपराइट ही होता है बट इन्वर्टेड इन द लीड AVR। अब जब भी हमने देखना हो कि हमारा जो है वो लीड्स करेक्ट लगी हुई हैं और या फिर नॉर्मल है तो हम देखते हैं कि लीड AVR में हमेशा से इन्वर्जन होती है। ठीक है, इसके अलावा V1 में भी अगर होगी तो उसको हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल AVR और V1 में। ठीक है, जबकि लीड 1 और 2 में हमेशा जो है वो ECG परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब पी वेव परफेक्ट होनी चाहिए, वो ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, साइनस रिदमियाज में हमारे पास जो है वो चीज़ आती है कि फ्लक्चुएशन ऑफ द नॉर्मल ऑटोनॉमिक टोन ऑफ द हार्ट। टू टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ द नॉर्मल, एक तो साइनस रिदम है, एक साइनस रिदमिया भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल ऑटोनॉमिक स्टेट ऑफ द हार्ट। ठीक है, कि वो साइनस टैकी में चला गया या फिर साइनस ब्रेडी में, लेकिन नॉर्मल ऑटोनॉमिक मतलब वेगस पे डिपेंड कर रहा है कि हार्ट रेट नॉर्मल है कि ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन एज वेल, ये भी चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, कि इंस्पायरेशन पे जो है वो पैरासिम्पैथेटिक टोन होती है और ये हमारे पास जो है ना वो नॉर्मली इंस्पायरेशन में हम कहते हैं कि जो वो हमारा हार्ट रेट है वो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन राइज़ कर जाता है। ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो है वो हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जैसे हम इंस्पायर करेंगे ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक टोन हमारा जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली आप खुद भी सांस लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको हार्ट रेट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जबकि आप एक्सपायर करते हैं ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक टोन हमारे पास जो है हार्ट रेट फॉल्स। ठीक है, कम हो जाता है। हाउ डू, ये हमारा जो है नॉर्मल अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन जो है ना ये साइनस टैकी, साइनस ब्रेडी वो वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब हाउ डू रिदमियाज अकर। अब हमारे पास जो है वो रिदमियाज की हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना वो कोई स्ट्रक्चरल मसला हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है, कंडक्शन या फिर डिपोलराइजेशन, कोई सर्किट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो रिदमियाज में क्या होता है ऑटोमेटिसिटी जो है हार्ट की वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो है एक्टोपिक फोकाई बन जाता है। ठीक है, ये हमने जब पैथोलॉजी में जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि जब भी कोई
अरिथमियाज वाली सिचुएशन आती है तो हमारे पास कोई एक तो ऐसे नोड है ना जो कि फायरिंग कर रहा होता है और सारा इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट है, ठीक है, वो चल रही होती है। इलेक्ट्रिकल जो है वो स्टिमुलेशन ऑफ द फेस मेकर के थ्रू जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है हार्ट की। इसके अलावा अगर एक एक्टोपिक फोकाई बन जाए, ठीक है, तो तब जो है ना वो उसको हमारे पास जो है ना वो ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आई थिंक ये एफिब और ए फ्लटर में हम इसको डिटेलने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास जो है ना वो MI है जो कि MI है नहीं होता, इन्फेक्टेड टिश्यू जो है वो डीपोलराइज ही रहता है, ठीक है। उसमें उसने कहा है कि जब MI हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्शन हो गई तो टिश्यू डीपोलराइज रहता है। उसके बाद भी जो है ना पोस्ट MI जो है ना वो अरिथमियाज में मरीज जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो डीपोलराइज टिश्यू है वो हमारे पास जो है ना वो टिश्यू जो इन्फेक्टेड है वो डीपोलराइज रहता है और वो फिर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करवानी शुरू कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना वो कोई सर्किट्स बन जाते हैं, ठीक है, तो वो री एंटेरेंट सर्किट्स फॉर्म हो जाते हैं जैसे कि फ्लटर में, ठीक है। अब फ्लटर में एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, हमारे पास एक री एंटेरेंट सर्किट एक नया रास्ता बन जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से रिदमिया हो जाते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट नहीं रहता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आती है कोई भी जो है ना वो ट्रिगर्ड एक्टिविटी, मतलब पहले से तो वेंट्रिकल रिदमियाज चल रहे थे, वेयर डू प्रॉब्लम्स अकर दैट रिदमियाज टेक प्लेस, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो है ना वो साइनस नोड एट्रिया के पॉइंट पे, AV जंक्शन के पॉइंट पे और वेंट्रिकल के पॉइंट पे, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स पे जब भी हमारे पास रिदमिया है तो हार्ट का ही स्ट्रक्चर होगा जिसमें हमारे पास मसला आएगा, तो हमारे पास जो है ना वो रिदमियाज आ जाएंगे। अब ऐसे नोड में पता है एट्रिया के ऊपर होता है, फिर ये वेंट्रिकल है तो ऐसे नोड, ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास एट्रिया, फिर आ जाता है हमारे पास AV नोड और फिर वेंट्रिकल, ठीक है। इन चारों के पॉइंट के ऊपर कोई मसला होता है तो हमारे पास जो है ना वो रिदमियाज आना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे नोड के पॉइंट के ऊपर जब भी मसला आता है तो हमारे पास हमेशा वो साइनस टैकी या फिर हमारे पास जो है ना वो साइनस टैकी इसकी एग्जांपल है, साइनस ब्रेडिस की एग्जांपल है। इसके अलावा 6 साइनस सिंड्रोम इसकी एग्जांपल है। जब ऐसे नोड के पॉइंट के ऊपर कोई रिदमिया आता है तो वो साइनस टैकी हो सकता है, साइनस ब्रेडी या फिर जो है वो 6 साइनस सिंड्रोम, ठीक है। और इसके अलावा अगर एट्रिया के सेल्स पे कोई मसला है, ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है प्री मेच्योर एक्टोपिक बीट्स आती हैं, ठीक है, या मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं, बिजार पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। तो एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन वाली पॉइंट बेसिकली ये क्या है, ये बेरिथमियाज हैं। ये तब होते हैं जब एट्रिया के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्री मेच्योर एक्टोपिक बीट्स बनती हैं या फिर हमारे पास जो है ना मल्टीपल फोकाई बनते हैं और बिजार सा पैटर्न आता है और एट्रियल फ्लटर या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब आपने साइनस टैकी, साइनस ब्रेडी किस पॉइंट के ऊपर है, वो है साइनस नोड जो है ना वो ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे एक साइनस सिंड्रोम किस पॉइंट के ऊपर है, ऐसे नोड के पॉइंट पे, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन किस पॉइंट के ऊपर है, एक्टोपिक बीट्स कहाँ पर होती है, प्रीमेच्योर एट्रियल सेल्स के पॉइंट के ऊपर। अब AV नोड के ऊपर क्या, AV जंक्शन के ऊपर